रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सो लेक्चरर केमिस्ट्री। बेटा आज हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में हमने असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया। अगर आप लोगों ने वो टेस्ट सॉल्व नहीं किया तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे उस टेस्ट का लिंक भी मौजूद है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको ऑनेस्टली सॉल्व करना है, उसके बाद आपने ये डिस्कशन पे आना है और ये डिस्कशन आपने सुननी है और कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि टेस्ट का स्टैंडर्ड क्या था और इसके अलावा आपके कितने स्कोर्स बने आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग, तो वो आपने ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम वन बाय वन करके डेली बेसिस पे अपडेट्स दे रहे होते हैं अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में जॉब से रिलेटेड। अभी करंटली एफजेई की जॉब्स अनाउंस हुई हैं तो उससे रिलेटेड भी हमने कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, हम अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो की जो डिस्कशन है आप इसको ज़रूर देखेंगे। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। जिनका 9 सितंबर और 10 सितंबर को आपका बेटा टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है असिस्टेंट मैनेजर एटॉमिक एनर्जी का, तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए और इंशाल्लाह सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी की कंप्लीट जो पेपर होगा इंशाल्लाह हम उसको कलेक्ट भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे और उसकी जो डिस्कशन होगी वो भी सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह अपलोड होगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉलम एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। कॉलम की एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम एंड डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द क्रिटिकल प्लेट। तो कॉलम की एफिशिएंसी हमेशा नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट्स पे डिपेंड कर रही होती है। मोर विल बी द नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट्स, मोर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम। और नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट जो है ये डिपेंड करती हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम। आप कॉलम की लेंथ बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि कॉलम की एफिशिएंसी लेंथ ऑफ द कॉलम पे भी डिपेंड करती है एज वेल एज नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो डेल्टा बनेगा, बोथ बी एंड सी। इन दी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वेव नंबर की वैल्यू थी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रीजन जो होता है डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन में, और इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 1650 के राउंड अबाउट इसकी वैल्यू आ रही होती है। और इसकी जो अगर हम रेंज सेलेक्ट करें तो 1600 से 1700 के बीच में आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी जो वेव नंबर की वैल्यू होती है वो इसी रेंज में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। अगर आपने स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करना है, स्ट्रक्चर को आपने क्लियर करना है, चाहे वो आपके एस्टोमर्स हैं या कुछ भी टाइप की स्ट्रक्चर है, उसको कंप्लीट आपने आइडेंटिफाई करना है, तो वो सबसे बेस्ट टेक्निक आपकी होती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इवन के आपके ऑल टाइप्स ऑफ जो एसोमेरिक सब्सटेंसेस होती हैं उनको भी ये इजीली जो है ना वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टेशनरी फेज इन द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो हम पोरस बीड्स यूज कर रहे होते हैं जिसको एगारोज बीड्स भी हम जनरली यूज करते हैं। तो क्रॉस लिंक टाइप की हमारी जो है वो स्टेशनरी फेज होती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज डेवलप्ड बाय। इलेक्ट्रोफोरेसिस को सबसे पहले जो डेवलप किया था वो किसने किया था? इसमें यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो आपका बनेगा वो डेल्टा बनेगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक था जिसका नाम था आर्ने टेस्लियस, आर्ने टेस्लियस ये एक था जिसने 1937 में स्वीडिश साइंटिस्ट है, इन 1937 में सबसे पहले इसने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इसने काम किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा बनेगा, नन ऑफ दिस। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है द यूनिट। आपको पता है ये आपका लैम्बर्ट बेयर लॉ यूज होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू दी एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई द कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई द लेंथ। अगर हम इसको एब्जॉर्प्टिविटी या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी इसको कहते हैं, इसका अगर यूनिट निकालना चाहे तो एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ। तो एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता तो इसको हम 1 लिखेंगे। कंसंट्रेशन का यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है। मल्टीप्लाई कर लें, लेंथ का यूनिट आप सेंटीमीटर ले लें, तो इसको आप मोल को ऊपर ले जाएंगे तो पर मोल बन जाएगा, लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये लीटर बन जाएगा, और सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो पर सेंटीमीटर बन जाएगा। और ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टर्म होती है दिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो डिस्कस करता है टाइम डोमेन इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होती है। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन केस ऑफ क्वार्टेट पीक, NMR के अंदर जब क्वार्टेट पीक है तो इसकी जो रेशो होती है 1:3:1 होती है। इसको कहते हैं, ये किससे पता चलता है? पास्कल ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा,
ये सारी की सारी कंप्लीट सीरीज हमारी अपलोडेड है, अगर आपने वो देखी है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व टाइट्रेशन से क्वेश्चन दिया गया है। जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व होती है एसिड बेस टाइट्रेशन में, वो आपको पता है वाई एक्सिस पे आपका होता है पीएच, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपका होता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। लैब टेस्ट इज यूज टू, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन का बनेगा वो आपका बनेगा पीएच वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैग टेस्ट स्पेसिफिकली यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस के लिए हम ये यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द लिजाइन टेस्ट। तो लिजाइन जो टेस्ट हमने यूज करते हैं डिफरेंट क्लोरीन के लिए यूज़ करते हैं, हेलोजेंस के लिए डिफरेंट हेलोजन के लिए यूज़ करते हैं एक्सेप्ट क्लोरीन, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे सल्फर एटम है या नाइट्रोजन एटम है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन सोल्यूशन बनाते थे। तो लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसके लिए हम ये टेस्ट जनरली यूज़ नहीं करते। द रीज़न इज़ दैट, पहली तो ये बात है कि इट फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन जो है ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाती, फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ग्रुप 1 कीटाइंस, बेसिक रेडिकल के जो ग्रुप 1 है इसके कीटाइन जो प्रेसिपिटेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स की फॉर्म में होते हैं। ये भी सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन लिया गया, क्लोराइड्स की फॉर्म में, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। और ग्रुप 1 रिएजेंट है, इसका जो ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं वो डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, और इसकी जो एग्जांपल्स आती हैं लाइक सिल्वर आयन है, लेड आयन है और मर्करी आयन है, तो इसकी एग्जांपल में आती है। विच आइसोटोप इज NMR इनएक्टिव। NMR इनएक्टिव कौन से होते हैं, जिनका आपका अटोमिक मैसेज जो है वो इवन हो या अटोमिक नंबर जो है वो इवन हो, दे शो दी NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई हम इनको कहते हैं। तो फास्फोरस 31 है, कार्बन 13 है, जो कार्बन 12 है इसका जो है ना वो आप देखें तो ये NMR इनएक्टिव होता है क्योंकि इनका अटोमिक नंबर अटोमिक मैस इवन नंबर में होता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच टेक्निक कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। सबसे बेस्ट टेक्निक है एसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो आपकी NMR टेक्निक है, बिकॉज क्योंकि NMR के अंदर जो ये दोनों सिस एंड ट्रांस फॉर्म होती है इनकी जो जे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, जे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो डिफरेंट होती है, तो हम इसको डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। जबकि IR के अंदर तो हम इसको जनरली नहीं कर सकते, इस तरह मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भी हम इसको इजीली नहीं कर सकते। तो बेस्ट टेक्निक आपकी NMR है। विच एलियन ऑर्डर इज करेक्ट फॉर नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी की जब बात हुई है तो इसका मतलब है आपकी स्टेशनरी फेज पोलर होती है, नॉर्मल फेज में पोलर स्टेशनरी फेज होती है। जब आप स्टेशनरी फेज पोलर है तो हम बात कर रहे हैं कि विच इल्यूजन ऑर्डर, यानी कि सबसे इल्यूजन अच्छी किस में होगी, तो इल्यूजन सबसे अच्छी उसमें होगी जो नॉन पोलर आपका सल्यूट होगा। अगर आपका सल्यूट आपका एनालाइट नॉन पोलर होगा तो उसकी अट्रैक्शन जो होगी वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी, वो इजीली जाके सेपरेट सबसे पहले क्विकली जो है ना वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। इसका मतलब है जितनी नॉन पोलैरिटी होगी आपके नॉर्मल फेज के अंदर वो सबसे पहले इल्यूट होगा, फिर उसके बाद कीटोन्स आते हैं, अल्कोहल आपको पता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो दीज आर हाईली पोलर, तो ये एट द लास्ट ये इल्यूट हो गए। क्यों? क्योंकि ये पोलर है, मोर पोलर है, आपकी स्टेशनरी फील्ड में मोर पोलर है तो कॉलम के अंदर इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो ये लास्ट जाके ये लेटर जाके ये इल्यूट होगा। तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अ कॉलम गिव द पीक विद द रिटेंशन टाइम TR दिया गया है, रिटेंशन टाइम 10 मिनट्स है, जबकि जो अनरिटेन्ड पीक है जिसको हम मोबाइल फेज का टाइम कहते हैं अनरिटेन्ड, तो ये इसकी वैल्यू 2 है। और यहाँ पे कैपेसिटी फैक्टर पूछा गया तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया था K कांस्टेंट, ऊपर हमने डैश लगाई थी और इसका फार्मूला होता है K डैश इज इक्वल टू दी रिटेंशन टाइम माइनस मोबाइल फेज का टाइम डिवाइडेड बाय मोबाइल फेज का टाइम। अब रिटेंशन टाइम हमारे पास 10 है, 10 माइनस 2 है, डिवाइडेड बाय 2 कर लें, 8 को 2 पे डिवाइड कर लें, आंसर आपका 4 आएगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच फैक्टर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस ए टर्म इन द वैन डेम्प्टर इक्वेशन। वैन डेम्प्टर इक्वेशन जो है ये डिस्कस करती है फ्लो रेट इन द कॉलम के अंदर, ठीक है, और इसको हम कहते हैं रेट थ्योरी भी कहते हैं, दिस इज द रेट थ्योरी है। और वैन डेम्प्टर इक्वेशन को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह हम इसको जनरली ड्रॉ करते हैं वैन डेम्प्टर इक्वेशन को।
height of vertical plates is equal to the A plus B term divided by flow rate प्लस मैस ट्रांसफर, सी को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फ्लो रेट। ठीक है, तो ए ट्रांसफर इसको कहते हैं एडी डिफ्यूजन और बी जो है इसको लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन कहते हैं। और एडी डिफ्यूजन बेटा हमने पढ़ा है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये डिपेंड करता है आपके पार्टिकल साइज के ऊपर। जो पैकिंग है, पार्टिकल साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है, या पैकिंग यूनिफॉर्मिटी की कितनी यूनिफॉर्म टाइप की पैकिंग है, उस पर ये वाला फैक्टर डिपेंड कर होता है, जबकि बी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है ये सूटेबल है। विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सेपरेट्स प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग की जब बात आती है तो दिस इज कॉल्ड द अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ अ सॉल्यूट इल्यूट्स वेरी क्विकली, अगर आपका सॉल्यूट बहुत ज़्यादा जल्दी क्विकली आपका क्या कर इल्यूट कर जाता है विद द ऑलमोस्ट नो रिटेंशन, यानी कि यहाँ पे आपकी जो रिटेंशन है वो नो रिटेंशन है, मतलब टी आर विल बी दी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी टी एम, मोबाइल फेस का जो टाइम होगा अनरिटेन टाइम उसके ये इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा तो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है के डैश इज इक्वल टू टी आर माइनस टी एम डिवाइडेड बाय टी एम। जब ये दोनों वैल्यू इस केस में दोनों अप्रॉक्सीमेटली हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ओवरऑल आपका आंसर जीरो आएगा, तो यहाँ पे एल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल एनालिटिकल मेथड, क्लासिकल कहते हैं जो ओल्ड मेथड है, मॉडर्न ना हो। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी मॉडर्न मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रेसिपिटेट्स का बनना ये आपका क्लासिकल ओल्ड मेथड है, जबकि इलेक्ट्रोएनालिटिक टेक्निक लाइक साइक्लिक वोल्टामेट्री है, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री है, कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री है, तो ये सारी की सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। 21 है, in volumetric analysis the point at which the titrant exactly react with the analyte in the stoichiometric, जब बात स्टोशियोमेट्रिक रेशियो की आएगी तो दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट इसे कहते हैं। बीटा ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। उस साइड पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी द टर्म लैम्डा मैक्स, इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी द टर्म लैम्डा मैक्स, इसको हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं। इन दी स्पेक्ट्रोस्कोपी द टर्म लैम्डा मैक्स रेफर्स टू दी, लैम्डा मैक्स ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम आपको एब्जॉर्बेंस मिलती है। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये सारी एब्जॉर्बेंस है, मोलैरिटी है, डेंसिटी है, दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, जबकि मैस है ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन वॉल्फ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हम यूज करते हैं वोल्फ क्वेश्चन रिएक्शन में। अगर आपने क्लेमेंसन रिडक्शन करनी है तो फिर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यूज होगा, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। विच रिएक्शन फॉर्म्स द कार्बीन इंटरमीडिएट में हमारा बनता है किसके अंदर, रेमर टेमन रिएक्शन में हमारा जो कार्बीन है वो इंटरमीडिएट बनता है, और ये वो रिएक्शन है रेमन टेमन रिएक्शन जिसमें आपका जो फिनोल्स होते हैं या डेरिवेटिव बेंजीन होती है उसमें जाके आपका जो है ना वो एल्डिहाइड ग्रुप जाके बनता है। ये इसको देख लीजिएगा, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल इन द 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये देखें ब्यूटेन है 1 2 3 4 है, 2 पोजीशन पे भी ब्रोमीन है, 3 पोजीशन पे भी ब्रोमीन है, दिस इज CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, CH तो इसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियो सेंटर है। जब 2 स्टीरियो सेंटर है तो यहाँ से आप इसको रप्चर करें, ब्रेक डाउन करें तो बिल्कुल आपके दोनों इक्वल पार्ट आते हैं, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड दी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो और उसके नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर बनाने हो तो बहुत डिटेल में मैं ये लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। हमारा ये लेक्चर वन शॉट अवेलेबल है, अपलोडेड है, तो आप इसको जरूर देखिए। तो इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो शॉर्ट फार्मूला यूज़ करते हैं फॉर द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, 2 की पावर n-1 प्लस
टू की पावर n बाई टू माइनस वन, ये यूज़ करते हैं। और n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, दो हैं तो ये देखें ये वाला फैक्टर टू है, टू माइनस वन कितना हो गया, वन हो गया, तो टू की पावर ये हो गया वन प्लस यहाँ पे देखिए टू है, टू को टू पे डिवाइड करें वन, वन माइनस वन जीरो हो गया, तो टू की पावर जीरो। जिस भी फिगर की पावर जीरो होती है वो वन के इक्वल होता है, तो टू की पावर वन टू प्लस ये वन हो गया इक्वल टू थ्री। टोटल थ्री स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। विच कंपाउंड अंडरगोज द फास्टेस्ट नाइट्रेशन, तो ये याद रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है कि आपके पास जो पहले से मौजूद आपका ग्रुप है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे देखें तो एनिलीन जो है दिस इज दी बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है और अपकमिंग जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इजीली आ जाता है, नाइट्रोनियम नाइट्रो ग्रुप, तो वो आपकी नाइट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। जबकि बेंजल्डिहाइड में आप देखें ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, नाइट्रोबेंजीन में भी आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरोबेंजीन में ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ये भी इतना अच्छा जो है ना वो ये भी डीएक्टिवेटिंग में चली जाती है। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच मेजर प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड इन दी बैकमैन रीअरेंजमेंट, तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में आपको बेटा पता है कि आपकी जो साइक्लिक कीटोन्स होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं, पहले ऑक्साइन बनता है फिर हम उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको कैप्रोलैक्टम मिलता है। ये आपने रिएक्शन सर्च आउट कर लेना है, आपको मिल जाएगा, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलती है कैप्रोलैक्टम, ये यहाँ वाली इस तरह NH, दिस इज द कैप्रोलैक्टम, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये आपको पता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। विच कंपाउंड शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो यहाँ पे वन ब्यूटीन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पॉसिबल क्योंकि सेम ग्रुप आ जाते हैं, दो हाइड्रोजन, ये भी नहीं है, बेंजीन तो वैसे नहीं है, तो यहाँ पे टू ब्यूटीन जो है दिस शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस ट्रांस। विच इक्वेशन रिलेट्स द rate constant with respect to time, sorry with respect to temperature, तो this is the Arrhenius equation, बहुत ही सिंपल है। Which orbital has zero angular momentum, ये s ऑर्बिटल है क्योंकि s ऑर्बिटल के इसमें l की वैल्यू जीरो होती है, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या बन जाएगा, जीरो होता है, यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ आपने पढ़ा होगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, रिलेट्स एक्टिविटी कोफिशिएंट विद दी डी बाय हक्कल लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन होती है जिसमें आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होता है लॉग एक्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू द माइनस ए का आपका कांस्टेंट होता है, दीज आर द चार्जेस केटाइन, दिस इज द इनाइन, और ये अंडर रूट आपका म्यू लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड द आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ से कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो है ना ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है, तो डी बाय हक्कल लॉ में एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो किससे कोरिलेट करता है, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट है, वेरी सिंपल, एफएससी लेवल। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज आपकी सेकंड सीरीज है, तो आपका हाईएस्ट लेवल 3 बनता है और आपका लोएस्ट लेवल 2 बनता है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच प्रॉपर्टी प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका जो है ना ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये आपका इनडायरेक्टली पार्टिकल, अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो इट सपोर्ट्स क्वांटाइजेशन नॉट द डायरेक्टली वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, दीज आर ऑल द वेव नेचर हैं। क्वेश्चन 37 है, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज गवर्नड बाय, ये नोट कर लें इसको, ये मोस्टली स्टूडेंट्स का रॉन्ग भी होगा, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए एक लॉ यूज होता है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसका नाम है फिक्स लॉ। फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी भी सब्सटेंस का फ्लक्स होता है, फ्लक्स मीन के एक फ्लो, फ्लक्स ऑफ सब्सटेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेटेड एरिया, तो इसको हम कहते हैं फिक्स लॉ कहते हैं। तो अगर ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का कोई लॉ आ जाए तो आपने ये माइंड में रखना है। 38 है, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन हैव द नेगेटिव, तो आप देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने नाम सुना होगा आपने, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है जब भी आप कोई एनालाइट या आप
इसमें आप आयनिक कंपाउंड डालते हैं, वो आयनाइज होता है तो वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। तो डिप्रेस कर देना, कम कर देना, तो ये नेगेटिव को शो करता है। 4 रिएक्शन इस वजह से करेक्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखें तो इसमें -6 चार्ज आ जाता है, और ये ऊपर 4 माइनस है तो ओवरऑल आपका +2 चार्ज आ जाएगा। विच पेयर रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, स्टूडेंट ने मुझे रिमाइंड करवाया है तो तब जाकर मैंने देखा है। तो डेल्टा ऑप्शन में मैंने यहाँ पे दिया था वाटर, ठीक है। अगर आप लोगों ने डी भी लगाया था तो वो आपका करेक्ट था, बी भी अगर आपने लगाया था वो भी करेक्ट था, क्योंकि ये दोनों में एसो इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने अब जो है ना वो इसको बाद में फ़ौरन जो है मैंने ये ऑप्शन चेंज कर दिया, वाटर की जगह पे मीथेन कर दिया, ताकि बाद में सॉल्व करने वाले कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो बीटा है, एसो इलेक्ट्रॉनिक है। कार्बन है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, तो ये कितने बन गए 14 इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पे सी एन नेगेटिव में देखें तो यहाँ पे आपको पता है कार्बन के 6 हैं, नाइट्रोजन के 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी है, तो ये कितने हो गए 8, तो यहाँ पे 14, तो एसो इलेक्ट्रॉनिक बन गया। विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर आपको कोबाल्ट मेटल होती है। ये भी बड़ा ही एवरीडे साइंस के अंदर पता नहीं कई दफ़ा ये एमसीक्यू आ चुका है, एवरीडे साइंस में, जनरल टाइप के पेपर्स में। द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द एनिमल, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन कहते हैं इसको, बहुत फेमस एमसीक्यू है। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, इसके लिए हम सॉल्वेंट प्रोसेस यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। विच पॉलीमर इज फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन फिनोमेना, कौन सा होता है नाइलॉन 66। इसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है। बैकलाइट भी कंडेंसेशन पॉलीमर है एल्डिहाइड और फिनोल का, जबकि जो पीवीसी है विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का ये एडिशन पॉलीमर है। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है और इसका स्टैंडर्ड लिया जाता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द मेन पोल्यूटेंट इन फोटोकेमिकल समूह, फोटोकेमिकल्स में भी मोन आपका पोल्यूटेंट है वो PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये देखिए यूरेनियम 238 ये आपके पास नेचुरल है, थोरियम 232 ये भी नेचुरल है, पोटाशियम 40 ये भी नेचुरल है, तो कार्बन 14 जो है ये आपके पास आर्टिफिशियल आइसोटोप है। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पावर द सन, तो फ्यूजन रिएक्शन है। बहुत फेमस एमसीक्यू है। द कंट्रोल रॉड्स बेरियम और कैडमियम के रॉड यूज करते हैं, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैंपल टू डिके 1/6, 1/6 है तो 1/2 की पावर आप देखें 4 आता है, n लिखते हैं ना, तो 4 आएगा तो ये इक्वल बन जाएगा आपके पास 1/16। इसका मतलब है 4 जो है दिस इज इक्वल टू n, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो ये 4 हाफ लाइफ बनती हैं। 4 भी ऑप्शन करेक्ट है। ये थी जी स्टूडेंट आज की डिस्कशन, जो हमारा मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ। अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो वेल डन, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और इसके अलावा हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को लम्हा बलम्हा अपडेट्स भी मिलती रहें। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो एटॉमिक एनर्जी का कल टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, और इसके अलावा जो परसों कंडक्ट होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम उन क्वेश्चंस को कलेक्ट भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे, और इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम उसकी कंप्लीट डिस्कशन भी प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको फॉरवर्ड भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।